हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को पढ़ना चाहते हैं, यानी वो जानना चाहते हैं प्लेटो के न्याय के क्या विचार हैं। अब तक प्लेटो से रिलेटेड 4 वीडियो हमने आप सभी के लिए अपलोड कर दी है, जिसमें प्लेटो के जो है जीवन परिचय की बात करी हमने। दूसरी वीडियो में प्लेटो के समसामयिक की जो परिस्थितियां थी, प्लेटो के समय का समाज था, उसके बारे में बात कर दी। प्लेटो के दार्शनिक राजा के बारे में हम बात कर चुके हैं। प्लेटो के हम राज्य के सिद्धांत के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये वीडियो जो हमारी रहने वाली है प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के ऊपर रहेगी। प्लेटो ने न्याय को लेकर क्या धारणा प्रस्तुत की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बच्चों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, चाहे आप बीए में पढ़ते हो, चाहे आप एमए में पढ़ते हो, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अदर जो यूपीएससी लेवल तक के मेंस के पेपर के लिए पढ़ रहे हो। तो इतनी अच्छी वीडियो और इतनी बड़ी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे न्याय के बारे में। तो न्याय होता क्या है और साथ ही साथ में प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में क्या खास बातें जोड़ी। सबसे पहले न्याय क्या है, न्याय शब्द का क्या अर्थ है, सबसे पहले हम इसको बात करेंगे। तो प्लेटो ने जो न्याय शब्द है या जो न्याय शब्द को एक्सप्लेन किया है वो अपने दर्शन में सबसे मुख्य माना है। जैसे प्लेटो ने न्याय के ऊपर, दार्शनिक राजा के ऊपर, साथ ही साथ में शिक्षा के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अपने विचार दिए। पर जब हम प्लेटो की न्याय की बात करते हैं तो वो सबसे खास है, क्योंकि प्लेटो ने अपने समय से पहले की जितनी भी न्याय की धारणा थी उन सब का खंडन किया, उन सभी की कमियां बताई। और इस वजह से उस समय में प्लेटो की जो न्याय की धारणा थी वो इसीलिए थोड़ी सी अच्छी मानी जाती। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लेटो ने अपने न्याय की जो धारणा दी है वो अपनी किस बुक में दी है। तो वो रिपब्लिक बुक में उन्होंने न्याय के बारे में वर्णन किया है। और उन्होंने बताया कि जो उनका आदर्श राज्य होगा उसमें बेसिकली न्याय एक ऐसी चीज होगी जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को, हर तबके को फायदा पहुंचाना हो। यानी न्याय सबके फायदेमंद के लिए होगा। रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय के स्वरूप का वर्णन किया है और बिल्कुल बहुत गहराई से इसके बारे में बताया है। प्लेटो का जो प्रारंभ है और जो अंत है वो न्याय से ही चर्चित होता है, यानी न्याय के बारे में पूरे के पूरे रिपब्लिक ग्रंथ के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से वर्णन किया है। प्लेटो ने न्याय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है और ये इस बात से स्पष्ट होता है कि प्लेटो की रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ भी माना जाता है। यानी जो ग्रंथ है उनका रिपब्लिक, जो उन्होंने की बुक लिखी है रिपब्लिक, इस बुक के अंदर जो है न्याय को बहुत अच्छे से बताया है, इसीलिए उसको न्यायिक विषयक ग्रंथ भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था स्थापना कैसे की जाएगी, कैसे दार्शनिक शासक शासन करेगा, शिक्षा व्यवस्था से न्याय कैसे आएगी या और चीजें क्या होगी, इन सभी के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। प्लेटो के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी प्रकृति और प्रशिक्षण के अनुकूल कुशलता से कार्य करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जो उसकी प्रकृति है, जो उसका नेचर है, जैसे मेरा नेचर क्या है, मैं किसी चीज को अच्छे से समझा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे ये काम करना चाहिए। और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को अपने काम से जुड़ा प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि वो उस काम को अच्छे तरीके से कर सके। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप करता है तो क्या होता है कि जो पर्सन काम ठीक से नहीं कर पाता, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर अच्छा पढ़ाने का काम है और मैं अपना पढ़ाने का काम छोड़कर मैं बॉडी बिल्डिंग करने लग जाऊं, तो वो काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा अच्छा काम जो है वो पढ़ाने का है। हो सकता है आपका अच्छा काम तेज दौड़ने का हो, तो आप अच्छे धावक बन सकते हो, आप अच्छी देश को मेडल दिला सकते हो और काम कर सकते हो, तो आप वो कर सकते हो। तो हमें जिस काम में हमारी प्रकृति मिलती हो, जिसमें हमारा नेचर हो, हमें उस काम के लिए प्रशिक्षण करना चाहिए और हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों के काम में हस्तक्षेप करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ भेदभाव करेंगे, हम उस काम को नहीं कर सकते लेकिन उसका काम छीनने की कोशिश करेंगे और ऐसे में उस व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। ये आपको याद रखना है। प्लेटो ने तत्कालीन नगर राज्यों की बुराइयों को देखा था, यानी उस समय जब प्लेटो जिंदा थे तो एथेंस में जो कमियां थी उन्होंने उन कमियों को देखा और उससे वो बहुत ज्यादा चिंतित थे कि कैसे इन कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही साथ सोफिस्ट प्रचार की वजह से यूनान में बहुत कम लोग ऐसे थे जो अच्छे थे। यूनान में अधिकतर लोग जो थे वो स्वार्थी बन गए थे। अधिकतर लोगों का नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका था। जिन लोगों को शासन चलाने के लिए दिया गया था वो लोग ठीक ढंग से शासन भी नहीं कर पाते थे। और नतीजा परिणाम जो है ये निकल के आता है कि जो राज्य है वो एक नहीं रह पाता।
हमने देखा प्लेटो ने अपने शासनकाल में 30 निरंकुश शासकों का शासन देखा, तो स्थिरता शासन में नहीं थी। इस वजह से जो प्लेटो है, प्लेटो ने उस अस्थिर समाज के अंदर न्याय स्थापित कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने अपना किया न्याय का प्रतिपादन किया। हालांकि प्लेटो ने न्याय के लिए न्याय शब्द, जस्टिस शब्द इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, ये भी याद रखना है आपका, डिकायोसून। डिकायोसून ये नाम याद रखना है आपको, ये प्लेटो ने नाम, ये शब्द इस्तेमाल किया है न्याय की जगह। साथ ही साथ में इनका कंसर्निंग जस्टिस रहा है। इस शब्द का मेन मतलब क्या है, जस्टिस रहा है इनका, कि मेन उनका ध्यान जो है जस्टिस को लेकर है, न्याय संबंध से है इनका। और प्लेटो ने अपना जो न्याय का सिद्धांत दिया, लेकिन उसको समझने से पहले आज के ज़माने में न्याय क्या है और उनसे पहले के ज़माने में न्याय क्या था, पहले आपको ये समझना होगा, तब आप ये समझ पाओगे कि प्लेटो ने अपने से पहले जो न्याय के सिद्धांत थे उनको कैसे खंडन किया, कैसे उनकी कमियां बताई और उन्होंने अपनी जो है न्याय के सिद्धांत प्रस्तुत किए। लेकिन वर्तमान समय में भी बहुत सारे न्याय के जो अर्थ हैं समय के साथ बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो माता पिता थे उनके ज़माने में देखने का नज़रिया, चीज़ें थी वो अलग थी। आज के ज़माने में लोगों का देखने और सोचने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग। तो आधुनिक समय में न्याय की क्या परिभाषा है, या आधुनिक समय में न्याय हम किसे कहते हैं, पहले हम इसे समझते हैं। तो आधुनिक समय में, वर्तमान समय में न्याय को अंग्रेजी में हम जस्टिस कहते हैं, याद रखना है। और ये लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बांधना। बांधने का मतलब क्या है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। न्याय क्या है इसका, इसको इंग्लिश में आप सभी को ध्यान रखना है जस्टिस कहते हैं, और ये लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बांधना। और न्याय का मतलब एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। सामाजिक बंधनों का समुच्चय, सामाजिक बंधनों का समुच्चय यानी सामाजिक बंधन इसमें जुड़े हैं। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी संबंध जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका और मेरा संबंध किसी न किसी कारण से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो इसीलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है आप एग्जाम में एक अच्छा आंसर लिखने के लिए मेरी वीडियो देख रहे हो। तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दूसरे व्यक्ति से जुड़ा होता है, और हर संबंध के पीछे कोई ना कोई दायित्व होता है, कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है और कोई ना कोई अधिकार होता है। हर एक संबंध के पीछे याद रखना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग और अपने कर्तव्य का पालन एक निश्चित सीमा में रहकर ही करना पड़ता है। अगर हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों का पालन करता है और हर एक व्यक्ति अपने ठीक ढंग से कर्तव्य का पालन करता है, अधिकारों को निभाता है, तो उसको न्याय की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। वर्तमान समय में तो ये कहा गया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, मैरियम विद्वान है, उनके अनुसार वो क्या कहते हैं, आधुनिक अर्थ में न्याय की परिभाषा देते हैं वो, और कहते हैं न्याय उन मान्यताओं या उन प्रक्रियाओं का जोड़ है जिसमें जिसके मध्य मनुष्य के वे सभी अधिकार और सुविधाएं जो उसे नहीं मिला वो उसे जुटा पाता है, तो वो न्याय होता है। तो न्याय क्या है, मैरियम जी कहते हैं कि न्याय वर्तमान समय में वो सब प्रक्रिया या मान्यता है जिसके जरिए मनुष्य उन सभी अधिकारों को या फिर सुविधाओं को जुटा पाता है जो उसको नहीं मिल पा रहे या समाज से उसको मिलना चाहिए। याद रखना है, आधुनिक समय में न्याय का संबंध कानूनी प्रक्रिया द्वारा अपराधियों को दंड देने की प्रक्रिया हो सकता है। ऐसे कई लोग कहते हैं न्याय क्या है, तो कई लोग कहते हैं न्याय वो है जो अपराध को रोके, कई लोग न्याय ये कह देते हैं। कई लोग कहते हैं कि न्याय वो है जो समाज में हो रही कुरीतियों को रोके, जो भेदभाव सहित को, जो जिन व्यक्तियों के साथ भेदभाव हुआ है उनके साथ भेदभाव ना हो उसको होने से रोके, तो ये भी कुछ लोग न्याय कहते हैं। तो न्याय के 3 पक्ष बताए गए। न्याय का संबंध समाज से है, समाज के विचारों से है, समाज में सभी लोगों में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए। दूसरी चीज, न्याय प्रक्रिया में कानून का बहुत बड़ा महत्व है, कानून के जरिए न्याय स्थापित होता है, आज के ज़माने में ध्यान रखना है। और न्याय का उद्देश्य समाज में जो अधिकार है या जो सुविधाएं हैं उनको समाज में स्थापित किया जा सके। तो भाई प्लेटो की अगर हम जब न्याय की बात करते हैं, ये तो इट्स ऑल अबाउट जो आज के ज़माने में न्याय है। न्याय लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई कानून का ठीक से पालन हो, कानून के अनुसार सबको दंड दिया जाए, अपराधियों को दंड दिया जाए, और जिन लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे, जिन लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे, उन लोगों को उनके अधिकार दिए जाए। ये आपको याद रखना है। तो प्लेटो की जो न्याय की धारणा, अब प्लेटो की न्याय की धारणा की बात करेंगे, लेकिन डायरेक्टली प्लेटो ने न्याय की बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि न्याय जो है वो 3 धारणाओं का उन्होंने पहले अपने से खंडन, नहीं अपने से पहले उनकी 3 धारणाएं थी, उसके बाद उन्होंने न्याय का सिद्धांत। तो पहले प्लेटो से पहले की न्याय की क्या धारणा थी, क्योंकि प्लेटो ने आखिर न्याय के बारे में क्यों बोला। अगर प्लेटो के ज़माने में न्याय बहुत अच्छा होता
उस समय न्याय से वो सेटिस्फाइड होता जो न्याय पहले चल रहा था, तो प्लेटो को न्याय की धारणा देनी ही नहीं पड़ती। लेकिन प्लेटो उस समय की जो न्याय की व्यवस्था थी उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए प्लेटो ने न्याय में जो कमियां देखी उसको दूर करके अपना खुद का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत प्रस्तुत किया। तो इस धारणा का प्रतिपादक सबसे पहले कौन है? आपका सिफेलिस है। सिफेलिस के बारे में वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं सिफेलिस का कहना था कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है और जो व्यक्ति क्या करता है समय से दूसरों का ऋण चुका देता है वो न्याय है। ये सिफेलिस ने बोला। उनके पुत्र यानी सिफेलिस के जो पुत्र थे जिनका नाम था पॉलीमार्क्स, उन्होंने कहा है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति का वह देन है जिसमें वह उचित समझता है, यानी हर एक व्यक्ति जिस काम को करने के लिए उचित समझता है या कर सकता है वो न्याय होता है। ये इनकी धारणा है। परंतु इस धारणा को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर सत्य बोलना ही केवल न्याय होता तो समाज में इतने अपराधी नहीं होते। अगर दूसरों का ऋण चुका दिया आपने वो न्याय होता है तो भी समाज में न्याय करते हैं। तो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी का ऋण चुका रहे हैं तो इसका मतलब हम न्याय थोड़ी कर रहे हैं। ऋण आपने हो सकता है धन से लिया हो, ऋण हो सकता है अपने बौद्धिक क्षमता से लिया हो या किसी भी चीज से लिया हो। तो न्याय एक वर्तमान समय में प्लेटो ने कहा कि न्याय क्या है? न्याय एक कला है जिसके द्वारा मित्रों की भलाई और शत्रुओं की बुराई की जाती है। एक ये भी उस समय की परिभाषा थी। भाई न्याय क्या है? तो न्याय एक कला है और जिसके द्वारा मित्रों की जो आपका साथ अच्छा है तो उसकी भलाई करो और जो आपके साथ बुरा है तो उसकी आप क्या करो? आलोचना करो। प्लेटो ने इस धारणा का खंडन 4 आधार पर किया। तो अगले पेज पे सबसे पहले न्याय कला ना होकर आत्मा का गुण है। ये प्लेटो ने कहा कि भाई न्याय जो है वो कला नहीं है, आत्मा का गुण है। न्याय हमेशा अच्छा की ओर हमें बढ़ाता है, प्रेरित करता है, बुराई की नहीं। तो हम ये कह सकते हैं चाहे कोई बुरा हो या भला हो, बुरे के साथ बुरा करेंगे तो न्याय थोड़ी होगा। न्याय हमारी आत्मा का गुण है और ये हमेशा अच्छे की तरफ में लेके जाता है। कला तो बाह्य गुण होता है और न्याय बल्कि आत्मा है। न्याय को आत्मा से जोड़ा गया है, बाहरी गुण से नहीं। गुण जो है यानी जो कला है वो बाहरी रूप से है। तो हम न्याय को कला नहीं कह सकते। प्लेटो ने ये कहा, ये इस बात का खंडन है। दूसरी बात, मित्र और शत्रु की बात हो रही थी। मित्र के साथ अच्छा व्यवहार, शत्रु के साथ बुरा व्यवहार। भाई ये भी बिल्कुल गलत इन्होंने धारणा खंडन कर दी। उन्होंने कहा है कि एक अच्छा मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है, यानी उसकी मानसिकता कभी भी प्रलोभन की हो सकती है। आपके धन से वो हो सकता है या आपकी सफलता से कभी भी वो उसमें ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए व्यक्ति के अंदर छिपी बात को कोई नहीं जान सकता। हम क्या पता शत्रु आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा हो, क्या पता मित्र ही आपका बुरा सोच रहा हो। आज के ज़माने में तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आधुनिक ज़माने में, कि जो जिसके लिए हम अच्छा सोचते हैं वो हमारे लिए बुरा सोचता है, या फिर हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं तो उसको लगता है कि हम उसके लिए बुरा सोच रहे हैं। ऐसा आपने बहुत सुना होगा। आज के ज़माने में भी ये परिभाषा या ये तरीका ठीक नहीं है। जो पहले चलता था तो हम ये भी कह सकते हैं। तीसरा, मित्र की भलाई करे तो उचित है लेकिन शत्रु की बुराई करने से उसका आघात पतन, यानी शत्रु हमसे और ज्यादा निंदा करने लगता है। शत्रु हो सकता है कोई आपसे इसलिए बनाओ क्योंकि आपने कोई वादा किया हो या आपने कोई चीज ली हो या फिर आप उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो परंतु कर नहीं हो, इस वजह से वो आपका शत्रु बनाए। लेकिन जब आप वो चीजें कर दोगे उसके लिए तो हो सकता है वो आपका मित्र। तो शत्रु जो है वो बुराई करने से उससे उसका क्या होता है? उसका और ज्यादा पतन होता है। और न्याय भाव पर अगर हम देखें तो बेशक से कोई हमारा शत्रु है तो मनुष्य है, तो मनुष्य मनुष्य होने के नाते हम किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करते, क्योंकि ये न्याय का एक बदतर रूप हो जाएगा। फिर आपको जो शत्रु है आपका उसको कभी भी अच्छा बनने का मौका नहीं मिलेगा। मित्र और शत्रु के प्रति भलाई और बुराई का विचार व्यक्ति के सिद्धांतों पर आधारित होता है। कई लोग ऐसे होते हैं महात्मा बुद्ध की तरह, कई लोग महात्मा बुद्ध भी की तरह होते हैं जो उनके साथ बुरा भी करे तो भी उनके लिए वो अच्छा ही सोचते हैं। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं हमारे साथ, आज के ज़माने में भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगला, न्याय की उग्रवादी धारणा। अब यहाँ पर न्याय की जो आपके थ्रेसी मैक्स हैं उनके अनुसार क्या बताया गया है? उनके अनुसार न्याय, वो कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ऐसा थोड़ी है। वो कहते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं जैसे राजा वगैरह है, वो जो चाह रहे हैं ना वही न्याय है। बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शासक वर्ग हमेशा अपना अच्छा सोचेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि शासक वर्ग का या प्रभावशाली वर्ग का अगर भला हो रहा है तो वो न्याय है, ऐसा जरूरी नहीं है। न्याय के लिए हमको ध्यान रखना है, व्यक्ति के लिए न्यायप्रिय होना चाहिए और वह सरकार व शासन के हितों का साध्य बने। अगर केवल शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही हम न्याय सोचेंगे तो ऐसे में जो नॉर्मल पर्सन है उसका तो न्याय होएगा नहीं। जो प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति है
उसका हित भी न्याय लोगों के लिए माना जाएगा। वो जैसा चाहेगा शासक वर्ग वो न्याय माना जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्याय की धारणा जो है वो सरकार सदा खुद के लिए और साथ ही साथ में अपनी प्रजा के लिए, दोनों के लिए सोचे, केवल अपने लिए नहीं। ताकतवर तो कभी भी अपना बुरा नहीं सोचेगा, तो मतलब कभी बुरा नहीं सोचेगा तो वही न्याय माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी। प्लेटो इस धारणा का खंडन करते हैं और इस धारणा का खंडन 1, 2, 3 तीन आधार पे यहाँ पर और अगले पेज पे भी बताया गया है कि भाई उनका मानना है कि सामाजिक व्यवस्था जो है एक अविभाज्य अंग है, यानी हम इसको समाज से अलग नहीं कर सकते। समाज से हर एक पर्सन जुड़ा हुआ है और सामाजिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई कर्तव्य है, कोई ना कोई काम है। अगर व्यक्ति का सच्चा सुख अपने कर्तव्य का पालन करने में है तो दूसरों के प्रति स्वार्थी ही रहेगा। यानी राजा जो है अगर वो केवल अपना हित सोचेगा तो कभी भी दूसरों का हित कभी भी नहीं हो पाएगा। शासक एक सच्चे कलाकार की तरह होता है और सच्चा न्यायपूर्ण शासक वही है जो अपने नागरिकों के हित को वृद्धि करे। यहाँ पर वृद्धि, ये री की मात्रा में थोड़ी सी हर जगह गलती होगी, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कंप्यूटर में री की मात्रा नहीं हो पाती, मुझको नहीं लगानी आती, ये मेरी गलती है, तो आप इसको प्लीज थोड़ा सा देख लो। तो शासक वर्ग अपना नहीं, क्योंकि शासक वर्ग नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, इसीलिए नागरिकों के हित के लिए वो बढ़े और वह समिति स्वार्थ, वो अपने खुद के स्वार्थों के लिए नहीं बल्कि समूचे समाज के हित के बारे में सोचे। न्याय एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। न्याय व्यक्ति ही अन्यायी की तुलना बुद्धिमान से होती है, यानी कह रहा है कि न्यायी व्यक्ति ही अन्यायी की तुलना में बुद्धिमान होता है। जो न्याय वाला व्यक्ति है वो अन्यायी की तुलना में कैसा होता है, बुद्धिमान होता है। अपने निर्देशों और कर्तव्यों को पूरा करते हुए आत्मनिंदा प्रदान करते हैं, अपना जो भी निर्देश है उसको पूरा वो करते हैं। न्याय की व्यवहारवादी धारणा देखो यहाँ पर जो लॉकन है वो कहते हैं कि न्याय जो है मनुष्य मनुष्य जो एक स्वार्थी होता है और मनुष्य क्या करता है अपनी प्राकृतिक अवस्था से ही वो लोगों से समझौता किया उसने और लोगों ने क्या किया कि सरकार को सारे अधिकार दे दिए। कहा कि भाई आप हम पे शासन करो, आप हम पे राज करो, आप अब पे न्याय करो, आप हमारी सुरक्षा करो, आप अब कानून बनाओ। लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या न्याय स्थापित होगा? न्याय बिल्कुल स्थापित नहीं। न्याय के लिए हमें क्या करना होगा, एक अलग से शासन प्रशासन के अंदर ही एक अलग से विभाग देना होगा। और ग्लाकन का तर्क है न्याय एक कृत्रिम व्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के आधार पर वह है और न्याय है की संतान है, न्याय है का संतान है, यानी डर के बिना न्याय होना चाहिए। और दुर्लभों को भी, जो लोग कमजोर हैं वो लोग भी शक्तिशाली के विरुद्ध अपने जो है अधिकारों की रक्षा कर सके। ऐसा नहीं है जो पावरफुल लोग हैं वही लोग हमेशा शासन करें। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, इन बातों के आधार पे प्लेटो ने अपनी न्याय की जो अवधारणा थी वो प्रस्तुत करने के लिए एक बेस बनाया। अपने से जो पहले के जितने भी सिद्धांत शास्त्री थे उनके सिद्धांतों को नकारा, उनकी कमियों को गिनवाया और अब हम प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है इसके बारे में बात। प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है वो इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य का जो होता है वो स्वभाव, जो नेचर है वो अलग अलग होता है। मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं, उसके साहस, उसमें विवेक होता है और उसमें शुद्धा यानी आपका तृष्णा। जो विवेकी पर्सन होता है वो शासक बनता है, जो साहसी होता है वो कौन बनता है, साहसी पर्सन सैनिक बनता है और जिसमें भूख यानी जो तृष्णा होती है वो उत्पादक वर्ग बनता है। आत्मा में प्रत्येक तत्व का स्वाभाविक कार्य, हर किसी पर्सन का कोई ना कोई कार्य है। जो विवेकी होगा वो क्या करेगा, शासन प्रशासन करेगा। जो साहसी होगा वो रक्षा करेगा और जिसमें भूख होगी वो क्या करेगा, वस्तुओं का उत्पादन करेगा। प्लेटो के अनुसार यदि मानव की आत्मा के गुणों के आधार पर व्यक्ति के भावों को अनुकूल कार्य करना दे तो न्याय, यानी व्यक्ति को उसके आत्मा के अकॉर्डिंग काम करने दे, ये प्लेटो कहता है तो न्याय स्थापित होगा। पहली बात आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज, प्लेटो कहते हैं कि एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए जो उसकी प्राकृतिक जो है सर्वदा अनुकूल है, जो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। जैसे मेरा काम पढ़ाने का है तो मुझे पढ़ाने का काम करना चाहिए, ये मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर मैं दूसरा काम करूंगा तो मैं दूसरा काम ठीक ढंग से कर भी नहीं पाऊंगा। इस प्रकार प्लेटो ने अपने से पहले प्रचलित तीनों अवधारणाओं का खंडन किया और न्याय को इन्होंने कहा कि ये बाह्य वस्तु नहीं बल्कि आंतरिक वस्तु है, आत्मा का गुण है। आत्मा में हमारे कितने गुण होते हैं? 3 अभी अभी बताएं कि एक विवेक होता है, दूसरा साहस होता है, तीसरे नंबर पे आप सभी का आता है तृष्णा या आपका सुधा, भूख बोलते हैं।
जिसमें विवेक होगा वो क्या बनेगा, जो विवेकी पर्सन होगा वो शासक बनेगा, जो साहसी होगा वो सैनिक बनेगा, जिसमें तृष्णा यानी भूख होगी वो पर्सन कैसा बनेगा, वो पर्सन उत्पादक वर्ग और उत्पादन करेगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्लेटो ये भी कहते हैं कि न्याय मानव की आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वरूप की मांग है। यानी न्याय जो है हमारी आत्मा की उचित अवस्था है, दूसरा मानवीय स्वरूप की मांग है। प्लेटो के अनुसार न्याय जो है, न्याय के दो रूप हैं, एक तो सामाजिक न्याय होता है। प्लेटो का कहना है सामाजिक रूप से न्याय तब संभव होता है जब समाज के सभी वर्ग जो है वो अपनी इच्छा अनुसार काम कर पाते हैं, समाज में सामंजस्य एकता बनी रहती है। प्लेटो के राज्य में दार्शनिक जो शासक होगा वो विवेकी होगा, वो सैनिक वर्ग पे कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ उत्पादक वर्ग जो होगा उस पर भी कंट्रोल करेगा, तृष्णा पे भी कंट्रोल करेगा। इस तरीके से न्याय से संबंधित समूचे जो है राज्य के पास ही अधिकार होंगे। प्रत्येक वर्ग को अपने कर्तव्य को उचित दिशा में काम करने का अवसर मिलेगा। प्लेटो का यह भी कहना है कि राज्य में तीन दार्शनिक जो तीन वर्ग हैं, दार्शनिक शासक है, सैनिक है और उत्पादक वर्ग है, वो अपने कार्यों को उचित रूप से पालन करेंगे तो सामाजिक न्याय हो जाएगा। प्लेटो के न्याय संबंधित धारणा में जो है कार्य विशिष्टीकरण पर ध्यान दिया गया है। कार्य विशिष्टीकरण का मतलब है हर कोई अपने कर्तव्य का पालन करे, कर्तव्य का पालन करने से समाज में कोई किसी के कार्य में इंटरप्ट नहीं करेगा, जिससे व्यक्ति समाज में क्या होगा, न्याय को स्थापित करे। अब प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में बर्कर का क्या कहना है, बर्कर इनका कहना है कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कर्तव्य पालन है, हर एक अपने कर्तव्य का पालन करे और प्राकृतिक गुणों से सामाजिक स्थिति बनी रहती है। जो उनकी नेचर है, जो उनकी प्रकृति है, जिस काम को वो अच्छे से कर सकते हैं उस काम को वो करते हैं। अब अगले विद्वान है जिनका नाम है क्वायर। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उनके अनुकूल भूमिका को कार्य करने देना चाहिए। यानी हर एक व्यक्ति में कोई एक अनुकूल भूमिका यानी गुण होता है, उसके अनुसार कार्य कर देना चाहिए। और प्लेटो के अनुसार सच्चे न्याय के लिए समाज में सभी वर्ग में एकता और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है कि समाज में सभी लोग जो है उनमें एकता बनी रहे। अगला है सेबाइन है। सेबाइन कहते हैं कि न्याय क्या है, न्याय एकता का शत्रु है और उन सब व्यक्ति को परस्पर में तालमेल करता है जिनसे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति शिक्षा दीक्षा के अनुसार कर्तव्य। तो न्याय बेसिकली सेबाइन क्या कह रहे हैं, न्याय समाज का शत्रु है। इन्होंने शत्रु इसलिए माना है क्योंकि वो हमारे जो परस्पर का तालमेल है उसको बनाने की कोशिश करता है और कई बार इसके चक्कर में विवाद भी हो जाता है। देखो व्यक्तिगत रूप से इंसान बहुत सारे धर्म का पालन करता है, सामाजिक रूप से पालन करता है और इस कार्य को करने में घटक के विभिन्न अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया उसमें। अब सेकंड पॉइंट आता है प्लेटो के न्याय का, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय के बारे में भी वही आधार माना है जो सामाजिक न्याय के बारे में उन्होंने बताया। सामाजिक न्याय में उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति की आत्मा है वो तीन प्रकार से डिवाइड है, एक विवेक, एक उसका साहस और तीसरा उसकी तृष्णा। साहस और जो आपका शुदा है, साहस यानी उत्पादक वर्ग और जो सैनिक वर्ग है वो राजा के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, राजा जैसा चाहेगा वैसा। तो व्यक्ति के लिए न्याय वही होगा जो माना जाएगा। इसके अलावा प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही जो है विस्तृत रूप है, यानी राज्य जो है व्यक्तियों के मिलने से बना है, राज्य जो है वो व्यक्तियों का विस्तृत रूप है। इसीलिए राज्य को शासन ऐसे करना चाहिए कि व्यक्ति के लिए ठीक हो, समाज के नागरिकों के लिए ठीक हो। इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति वृक्षों और चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले निवासियों के चरित्र से होती है। जिस प्रकार सामाजिक न्याय में तीन वर्ग अपने कर्म यानी कार्य का अनुदान देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत अवधारणा होती है, न्याय होती है और उसके अनुसार ही कार्य। अब यहाँ पर इन्होंने विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया, आप तो पहले ही पता चल गया होगा, ये पॉइंट तो ऐसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्लेटो ने माना है कि उनकी आत्मा में कुछ गुण होते हैं। जैसे जिसके पास विवेक होगा वो नेता नेतृत्व करेगा या शासक बनेगा, जिसके पास में साहस होगा वो रक्षा करेगा, इसमें सुधा होगी वो क्या करेगा कि भाई वो इसमें सुधा होगी वो उत्पादन वर्ग करेगा। तो आपको ध्यान रखना है तीनों के बारे में। अर्थात समाज में ये वर्ग अपने विवेक का प्रधान होता है। जिस व्यक्ति के पास में विवेक ज्यादा होता है वो क्या करता है, शासन करता है, शासन करने योग्य है। जिस व्यक्ति के पास साहस है वो युद्ध करने योग्य है, वो सैनिक बनने योग्य है। जिसके पास सुधा है वो उत्पादन करने योग्य है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग को अपना अपना खास काम है और अपने अपने कार्य की उसको जिम्मेदारी निभानी। सेकंड पॉइंट है हस्तक्षेप का सिद्धांत।
प्लेटो का क्या मानना है? प्लेटो का ये मानना है कि भाई आत्मा के 3 तत्व होते हैं और तीनों वर्ग अपना-अपना सबका अपना कार्य क्षेत्र है। इसीलिए किसी भी पर्सन को किसी दूसरे कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर शासक वर्ग का काम शासक तो सैनिक और उत्पादक वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, वो हस्तक्षेप ना करें। अगर वो हस्तक्षेप करेगा तो ऐसे दूसरों के जो है अधिकार हैं उनको प्रभावित कर देगा और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लोग ठीक ढंग से काम नहीं होंगे और यहाँ पर जो शासक वर्ग है वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करके। तो इस तरीके से हमें ये देखना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका सामंजस्य और एकता का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में राज्य के तीनों वर्ग यानी शासक, सैनिक और उत्पादक तीनों वर्गों में सामंजस्य और एकता बनाए रखना चाहे। प्लेटो ने कार्य विशिष्टीकरण और हस्तक्षेप की नीति के द्वारा ये काम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि हस्तक्षेप की जगह कि कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसमें एकता बनी रहेगी। राज्य का प्रत्येक वर्ग जो है वो अपने हिसाब से कार्य करता रहेगा। याद रखें। इससे क्या होगा? दूसरों में हस्तक्षेप नहीं होगा, सामंजस्य बना रहेगा, एकता बनी रहेगी और प्लेटो के न्याय के सिद्धांत जो है वो समस्त एकता के ऊपर प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत है? रचनात्मक न्याय का सिद्धांत। रचनात्मक न्याय का सिद्धांत प्लेटो की जो न्याय के सिद्धांत की आधारशिला है वो राज्य यूपी सुंदर भवन का निर्माण, जहाँ एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ एकता के सूत्र में बंधा रहता है, यानी एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता और साथ ही साथ में राज्य के तीनों निर्माणकारी जो है घनिष्ठ, तीनों का कार्य अलग अलग है, तीनों का गुण अलग अलग है, तीनों का कौशल अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से तीनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस प्रकार एक भवन के निर्माण में विशेषज्ञ जो है अधीनस्थ कारीगरों को अपने कंट्रोल में रखता है और अपनी इच्छानुसार कार्य करवाता है, ठीक उसी प्रकार से न्याय में भी ऐसा ही होगा और प्रत्येक वर्ग अपने इच्छानुसार कार्य करेगा और तो वो किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे न्याय स्थापित। अब भाई प्लेटो ने स्त्रियों को भी अधिकार की बात करी है तो इस तरीके से भी न्याय स्थापित होता है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में स्त्रियों और पुरुष दोनों को समान मानकर स्त्रियों को सार्वजनिक कार्य के बारे में अधिकार प्रदान किए हैं और प्लेटो का विश्वास है कि स्त्रियां राजनीति में और सैनिकों में भी भाग ले सकती। प्लेटो ने न्याय दो तरीके के बताए, एक तो खुद के लिए व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक न्याय। जो खुद के लिए न्याय उसमें प्लेटो ने राज्य को राज्य का वृहत रूप माना है, राज्य को जो है व्यक्ति का वृहत रूप माना है, कई व्यक्तियों से मिलकर क्योंकि राज्य बनता है। तो प्लेटो का जो न्याय का है, न्याय निवास जो है वो राज्य के अंदर है क्योंकि राज्य की आत्मा के 3 तत्व होते हैं। वही तीनों तत्व कौन कौन से? विवेक, साहस और तृष्णा। इसलिए प्लेटो ने इस सामाजिक सिद्धांत में ये कहा है कि भाई व्यक्ति का जो न्याय है, व्यक्ति का न्याय कब होगा? जब व्यक्तिगत अपने हिसाब से काम करेंगे, हर कोई अपना अपने काम करेगा, दूसरे के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो व्यक्तिगत रूप से हर कोई एकांत में रहेंगे, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में तालमेल बना। तो याद रखें। तो अतः प्लेटो ने न्याय संबंधित दो अपनी पूरी अवधारणा खंडन किया था, आपको ये बताएं। व्यक्तिवाद का विरोध का मतलब यह है कि भाई प्लेटो का ये कहना है कि समाज में राज्य के अलग अलग व्यक्ति के अस्तित्व नहीं, यानी व्यक्ति और राज्य दोनों एक ही हैं क्योंकि व्यक्तियों के कई मिलने से राज्य बनता है और जो है जब व्यक्ति अपना विद्रोह करेंगे तो शासक वर्ग को भी हटना, व्यक्ति जब विद्रोह करेंगे तो शासक वर्ग को क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने व्यक्तिवाद का विरोध किया है क्योंकि कई बार ऐसे विवाद जैसी स्थिति हो जाती है जब शासक अपने नियम बनाता है तो जो जनता को पसंद नहीं आते। ऐसी स्थिति में जब जनता शासन की बगावत करेगी तो बगावत के समय में शासक को हटना पड़ेगा और ऐसे केस में न्याय स्थापित करने वाला कोई पर्सन, इस बात का भी हमें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। प्लेटो ने अपने इस न्याय की अवधारणा को सोफिस्ट विचारधारा से बिल्कुल अलग रखा है। उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं है कि शासक अपने पूरे कंट्रोल में हर चीज को रखेगा, ऐसे तो समाज में तानाशाही हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शासक वर्ग को भी पूरी संकीर्णता से नहीं सोचना। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो सहकारी और अनिवार्य साधन है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में अमली जामा पहने हुए दो साधकों की व्यवस्था की। उसने पहला सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था की है। कहा है न्याय स्थापित करने के लिए पहली बात तो शिक्षा स्थापित करनी। दूसरा उसने साम्यवाद किया। उसने कहा है शासक जो है उसको बिल्कुल निजी प्रॉपर्टी से अलग रखा जाएगा, उसे शादी करने का अधिकार नहीं होगा, निजी परिवार बनाने का अधिकार नहीं होगा। इससे क्या होगा? वो पूरी प्रजा को अपनी प्रजा समझेगा और सबके लिए
न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। जो पर्सन किसी से लगाव हो जाता है, तो वो ऐसे में क्या होता है, वो न्याय नहीं कर पाता। प्लेटो ने ये भी माना है, इसीलिए उसने शिक्षा की बात करी है। क्योंकि जो शासक भी होगा वो लगभग 50 साल तक शिक्षा लेगा। तो 50 साल तक शिक्षा लेने के बाद में उसके अंदर सारे गुण आ जाएँगे, वो सारी चीज़ें समझ जाएगा और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि न्याय स्थापित हो जाएगा। प्लेटो ने न्याय स्थापित करने के लिए किसी कोर्ट की बात नहीं करी, बल्कि एक दार्शनिक राजा की। और न्याय स्थापित करने की जो ज़िम्मेदारी है वो शासक की है, ये ध्यान रखना है। शासक विवेकी होगा, वो कभी भी स्वार्थ नहीं करेगा और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। प्लेटो ने कहा है सद्गुण व्यक्ति ही दार्शनिक शासक का नाम दिया, यानी सद्गुण जो है, वही दार्शनिक शासक बनेगा। और दार्शनिक शासक के पास अपना विवेक होगा, 50 साल की अपनी एजुकेशन लेकर आया है, जिसकी वजह से वह कानून के ऊपर है, उसे हर एक चीज़ की नॉलेज है, हर एक चीज़ के बारे में क्या चीज़ करना है करना नहीं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो भी डिसीजन लेगा वो उत्पादक वर्ग को और साथ साथ सैनिक वर्ग को मानना पड़ेगा। अगला है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। वही प्लेटो के मत के अनुसार जब व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है, तब उसकी रुचि बढ़ जाती है और इससे विशिष्टीकरण उसमें आता है और अधिकतम कुशलता से वो कार्य कर पाता है। ये आपको अगला है आपका सावयवी एकता प्रणाली। इसमें इस न्याय के सिद्धांत में जो प्लेटो है वो कहता है कि व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य उसके प्रति है। तो भाई व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसको अधिकार मिले ना मिले लेकिन उसको अपने कर्तव्य का पालन करना है। राज्य को इन्होंने साध्य बताया और व्यक्ति को साधन बताया। प्लेटो का कहना है कि नागरिक का कर्तव्य जो है वो नागरिकों को पालन करना चाहिए और राज्य को क्या करना चाहिए, न्याय स्थापित। राज्य से अलग कोई व्यक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता, राज्य के अंदर ही का अस्तित्व। अगला नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता के सिद्धांत में यह है कि भाई प्लेटो ने यह कहा है कि वैधानिक रूप से हर एक पर्सन का कोई ना कोई नैतिक कर्तव्य है। जो भी पर्सन एबीसीडी है, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, अगर स्वेच्छा से शासन करता है, आपको ये भी याद रखना है कि वो अपनी इच्छा से शासन कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, तो वो दूसरों के लिए हित नहीं, वो केवल अपनी बुद्धि लगाएगा, अपने बारे में जैसा उसको लगेगा केवल वो वैसा ही करेगा। तो प्लेटो ने इस तरीके से कहा है कि न्याय प्रसन्न वो होगा जो कि सद्गुण। आदर्श राज्य का संरक्षक। प्लेटो के न्याय के गुण में ही बताया गया है, राज्य राज्य में तब भी निवास करता था जब, यानी इन्होंने कहा है कि राज्य में तब भी निवास करते थे। गुण जो है यानी न्याय जो है वो राज्य में तब भी होता था जब विवेक, साहस और आत्मशील नहीं होता। प्लेटो का मानना है कि न्याय अनुपस्थित समाज में क्या करता है, अक्षमता, अव्यवस्था और स्पष्टता, जो कलह है उन सबको दूर करके समाज में अच्छी व्यवस्था लाता है। इस तरीके से ये वीडियो आप सभी के लिए होती है समाप्त। इसमें हमने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में बात करी। ज़्यादा कुछ नहीं है बट इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें 3 चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहले आपको बतानी है कि भाई प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत क्यों दिया। अपने से पहले की जितनी भी परिभाषाएँ थी वो पक्का लिखना है। फिर इसमें से कोई भी आप 5-7 पॉइंट जो भी आपको याद हो जाए, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि कई पॉइंट्स में तो ऐसा भी है कि सेम बात है। आपको ऐसे जो 5 पॉइंट खुद से लगे आप वो कर सकते हो। कि आपको वीडियो कैसी लगी आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को अगली वीडियो जो है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय